जातिगत जनगणना के पक्ष में रहने वाली बीजेपी आज उसका विरोध क्यों कर रही है। वहीं 2010 में जो जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं थी कांग्रेस, आज उसका समर्थन क्यों कर रही है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बात साल 2010 का है, जब बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे जाति आधारित जनगणना पर के पक्ष में संसद में तर्क दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर ओबीसी जातियों की गिनती नहीं होती है, उनको न्याय देने में 10 साल और लग जाएंगे। ये बात हम तब की कर रहे हैं जब कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी विपक्ष में। गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के ओबीसी चेहरों में जोर शोर से माने जाते थे, वो बड़े नेता थे ओबीसी चेहरों के। वहीं जब बीजेपी सत्ता में आई है तब उसका जातीय जनगणना को लेकर रुख बदल गया है। इसका क्या कारण है, ये सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वो जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं होती है, लेकिन जब पार्टियां विपक्ष में जाती है तो जातीय जनगणना कराने के पक्ष में होती है। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र में जब बीजेपी की सरकार से पूछा गया कि क्या 2021 में जातीय जनगणना कराई जाएगी, बीजेपी की सरकार ने संसद में लिखित जवाब दिया कि 2021 में सिर्फ SC/ST की गिनती होगी, वहीं ओबीसी की गिनती नहीं होगी। जिसके बाद से कहने का मतलब कि केंद्र में जो भी सत्ता में जो पार्टी आती है वो आखिर जातीय जनगणना को लेकर आनाकानी क्यों करती है, इसके बारे में हम समझेंगे। और ओबीसी पॉलिटिक्स का जो भी बैकग्राउंड है, क्या रहा, कब से जातीय जनगणना की मांग हुई, पिछली बार कब जातीय जनगणना हुई थी, इन सब बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। आपको बता दें कि 1931 में अंतिम जातीय जनगणना हुई थी, जिसको कि पब्लिश किया गया था। उसके बाद 1941 में भी जातीय जनगणना हुई थी, जिसको कि पब्लिश नहीं किया गया था। आपको बता दें कि अंग्रेज़ के दौर में भारत में जातियों के हिसाब से लोगों को गिना जाता था और ये आखिरी बार 1931 में जातीय जनगणना हुई थी। 1941 में भी जातीय जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े पब्लिश नहीं किए गए थे। इसकी वजह से तब के जनगणना कमिश्नर M.W. इट्स ने बताई थी कि पूरा देश की जो जातीय आधारित टेबल है वो तैयार नहीं हो पाई थी, जिसके कारण जातीय जनगणना की जो आंकड़े हैं उसको पब्लिश नहीं किया गया था। 1951 में सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही गिना गया, यानी अंग्रेजों वाले जनगणना के तरीके में बदलाव किया गया और ओबीसी जातियों को नहीं किया गया। जनगणना का यही स्वरूप अभी तक चल रहा है। अब पिछड़े वर्ग की तरफ से जब आरक्षण की मांग उठने लगी थी, पिछड़े वर्ग की परिभाषा क्या हो, कैसे इस वर्ग का उत्थान हो, इसके लिए नेहरू सरकार ने 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया था। कालेलकर आयोग के सदस्यों ने इस बात पर सहमति नहीं बनी कि पिछड़ेपन का आधार जातिगत होना चाहिए या आर्थिक रूप से होना चाहिए। कुल मिलाकर ये जो आयोग रहा, इतिहास भर में एक घटना भर रहा। पिछड़े को लेकर कोई नीतिगत बदलाव जो है इस आयोग के बाद नहीं हुआ। अब आते हैं 1978 में, जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने बीबी मंडल के अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। तब तक जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी। मंडल आयोग ने 1931 के जनगणना के आधार पर ही ज़्यादा पिछड़ी जातियों की पहचान की। कुल आबादी में 52% हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की मानी गई। आयोग ने पिछड़े वर्ग की सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर 9 साल तक कुछ नहीं हुआ। वहीं 1990 में जब VP सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की एक सिफारिश को लागू कर दिया। ये सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की थी। तब आरक्षण के खिलाफ खूब बवाल हुआ था, देश भर में प्रदर्शन हुए थे, मामला कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण को सही माना, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50% तय कर दी थी। 1992 का ऐतिहासिक इंदिरा साहनी जजमेंट। इसके बाद 2006 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने मंडल पार्ट 2 शुरू किया। इस बार मंडल आयोग की एक दूसरी सिफारिश को लागू किया गया। सिफारिश ये थी कि सरकारी नौकरियों की तरह सरकारी शिक्षण संस्थानों में, मसलन यूनिवर्सिटी, IIT, IIM जैसे मेडिकल कॉलेज में भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए। इस बार भी बवाल हुआ, लेकिन सरकार अड़ी रही और ये भी जो है लागू हुआ। 2010 में आकर जाति आधारित जनगणना की मांग उठी। लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव तथा बीजेपी के जो गोपीनाथ मुंडे जैसे ओबीसी नेताओं ने जोर शोर से ये मांग उठाई। तब कांग्रेस सरकार इसके पक्ष में नहीं थी। वहीं 2011 में उस वक्त के गृह मंत्री P. चिदम्बरम ने लोकसभा में कहा था कि जातिगत जनगणना में जाति का प्रावधान लाने से ये प्रक्रिया जटिल हो सकती है और जो लोग जनगणना करते हैं, खासतौर पर प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं, उनके पास इस तरह के जातिगत जनगणना कराने का कोई अनुभव या उनको कोई ऐसी भी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। हालांकि लालू यादव जैसे कांग्रेस के सहयोगियों के दबाव में मनमोहन सरकार को जातीय जनगणना पर विचार करना पड़ा। 2011 में प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई, इसने जातिगत जनगणना के पक्ष में सुझाव दिया। इस जनगणना का नाम दिया गया सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। 4800 करोड़ रुपये खर्च कर सरकार ने जनगणना कराई। जिले वाइज पिछड़ी जातियों को गिना गया। जातीय जनगणना का डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिया गया।
कई सालों तक इस डेटा की बात नहीं हुई, इस डेटा को भी पब्लिश नहीं किया गया। वहीं मोदी सरकार जब आई तो इस डेटा पर फिर से सुगबुराहट शुरू हुई। जातीय जनगणना के डेटा के क्लासिफिकेशन के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप ने रिपोर्ट दी या नहीं, इसकी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने भी जाति के आंकड़ों को जारी करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं जातीय जनगणना के मुद्दे को ठंडा पड़ना नहीं देना चाहती है, खासकर यूपी और बिहार में अभी की बात करें तो पक्ष और विपक्ष हर पार्टी एक ही स्वर में जातीय जनगणना की मांग कर रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी समेत ओबीसी वोट वाली जो पार्टियां हैं वो भी जातीय जनगणना की मांग उठा रही है। राजनीतिक पार्टियों के अलावा कई बुद्धिजीवी भी लिख रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जेएनयू में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर है वेलेरियन रॉड्रिग्स अंग्रेजी अखबार द हिंदू में लिखते हैं कि जातीय जनगणना आज की ज़रूरत है। जातीय जनगणना का उद्देश्य केवल आरक्षण मुद्दे तक सीमित नहीं है। जातीय जनगणना वास्तव में बड़ी संख्या में उन मुद्दों को सामने लाएगी जिन पर किसी भी लोकतांत्रिक देश का ध्यान देने की ज़रूरत है। मसलन हाशिए पर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, यह जानकारी किसी भी लोकतांत्रिक नीति निर्माण के लिए ज़रूरी है। तो अब हमारे देश में आरक्षण की सारी व्यवस्था ही जाति पर आधारित है, तो जातियों के डेटा जुटाने में क्यों परहेज होना चाहिए। कई बार कोर्ट्स ने भी आरक्षण को लेकर डेटा पर्याप्त नहीं होने की बात कही है। जातीय जनगणना की बात करें तो अभी वर्तमान में उसकी स्थिति यह है कि बिहार के पक्ष और विपक्ष सभी दलों के नेता एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और जातीय जनगणना के पक्ष में अपनी बात को रखा। उसके बाद फिर भी जो है बीजेपी सरकार ने जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फिर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे। इसके बाद क्या होता है नहीं होता ये बात की बात है, लेकिन आज जो अभी की खबर है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा किया है कि बिहार जाकर वो कुछ ज़रूरी घोषणा कर सकते हैं कि जातीय जनगणना कैसे कराएंगे। कई राजनीतिक पार्टियां जो हैं जातीय जनगणना में अपनी रुचि इस कदर दिखा रही हैं कि उनका कहना है कि जनता के टैक्स के पैसे से सरकार अपने खर्चे से जातीय जनगणना करा दे। लेकिन सवाल ये भी है कि अपने पैसे से जातीय जनगणना कराना कितना हद तक सही है, क्योंकि टैक्स के पैसे से जातीय जनगणना कराना कितना सही है। वहीं राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो तेजस्वी यादव लगातार जातीय जनगणना के पक्ष में रहे हैं। बिहार की और भी जो पार्टियां हैं सीपीआईएम, सीपीएम, माले, सभी पार्टियां जातीय जनगणना के पक्ष में रही हैं। हम जीतन राम मांझी की पार्टियां वो भी जातीय जनगणना के पक्ष में। वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार जातीय जनगणना कराती है तो वीआईपी जो है अपने पार्टी फंड से 5 करोड़ रुपया सरकार को जातीय जनगणना कराने के लिए देगी। अब देखना है बिहार में बिहार वासियों को कि जातीय जनगणना होता है